इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कलर कोडिंग की। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि हर कार्बन रजिस्टर के ऊपर इन जनरल 4 कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। हर स्ट्रिप की किसी नंबर के साथ रिप्रेजेंटेशन की जाती है और उस नंबर की रिप्रेजेंटेशन को अगर हम जानते हैं तो उस स्ट्रिप को डीकोड करके हम उस रजिस्टर की वैल्यू बता सकते हैं। इससे पहले कि हम किसी भी नेक्स्ट आर्टिकल पे आए, लेट अस रिकैपिटुलेट। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपने इस रजिस्टर के कलर्स को देख के इस रजिस्टर की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज करें कि इस रजिस्टर की जो 4 स्ट्रिप्स हैं उनकी जो वैल्यू है, उनका जो कलर है, इट इज ब्लू, ग्रे, ग्रीन, सिल्वर। देन फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन स्टार। ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। तो आई होप आप सबने ट्राई कर लिया होगा। तो ब्लू का मतलब है 6, ग्रे का मतलब है 8, ग्रीन का मतलब है 5 और सिल्वर का मतलब है 10%। तो अपनी रेजिस्टेंस बन गई 68 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 10% ओम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन। सपोज करो मुझे एक रेजिस्टेंस बनानी हो जिसकी वैल्यू है 3500 प्लस माइनस 20%। तो बताइए कौन सी कलर की स्टेप्स यूज करें। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ओके, आई एम टेलिंग द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे पहली बात तो 20% टोलरेंस आई है, तो लास्ट में तो कोई रेजिस्टेंस, कोई स्ट्रिप है ही नहीं। अब जो 3 का वर्ड है, 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑरेंज से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन से, 2 जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रेड से। तो अपनी सीक्वेंस बन जाती है ऑरेंज, ग्रीन, जेड एंड लीव इट नन। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस अ रेजिस्टर। ठीक है, तो समझो इस टॉपिक का मीनिंग। सबसे पहली बात, रेजिस्टर वो वायर होती है, वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू अगर करंट पास करे तो ये उसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करे, ये इसको रुकावट ऑफर करे। ठीक, तो सपोज करो इस रेजिस्टर आर के थ्रू एक करंट आई पास करा और वी वोल्टेज इसके साथ कनेक्टेड है, तो हम भली भांति जानते हैं दैट वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब पावर डिसिपेटेड का मीनिंग क्या होता है? पावर माने एनर्जी। तो देखो, जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो का रीजन क्या होता है? करंट फ्लो का रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर पोटेंशियल की ओर जाएंगे, देन दे विल हैव टू पास द रेजिस्टर। दे पास थ्रू रेजिस्टर। तो जब रेजिस्टर के थ्रू पास करते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो करंट के फ्लो के थ्रू क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स पास करने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में क्या आएगा? रास्ते में बहुत सारे एटम्स आएंगे। रास्ते में बहुत सारे एटम्स आएंगे तो क्या होगा? कोलिजन्स होंगे। और जब मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ कोलिजन होंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जितनी काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है वो सारी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होना शुरू हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो हमारी रेजिस्टेंस है ये देखा जाता है कि वो गर्म हो जाती है, इट गेट्स हीटेड अप।
तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने समझा गया कि जब बैटरी के थ्रू रजिस्टर कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करने की कोशिश करते हैं। इनकी मूवमेंट के दौरान करंट फ्लो होता है और इनकी मूवमेंट के कारण बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं। कोलिजन्स की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो हीट जब रजिस्टर को मिलती है तो वो रजिस्टर गर्म हो जाता है। ठीक है, अब जब रजिस्टर गर्म हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड अक्रॉस इट। डिसिपेट होना मतलब कंज्यूम होना, यूज होना। तो एनर्जी हीट की फॉर्म में रेजिस्टर द्वारा यूज की जाती है। अब हम उस हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोई मूव करवा रहा है तो कौन करवा रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड बाय द बैटरी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी मूव करवा रही है, तो बेसिकली उनको मूव करवाने के लिए बैटरी वर्क करती है, बिकॉज बैटरी ही उनको फोर्स लगाती है। अगर हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तभी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट मीन्स बैटरी डज वर्क delta W is equal to Q delta V on the electrons to move them, and this work done is consumed as heat by the resistor। तो ये रेजिस्टर का फंडा है। इन जनरल हम लोग देखते हैं कि कोई भी रेजिस्टर हो उसमें एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है अगर उसको किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करें। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल देता हूँ। पहली एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी मोबाइल फोन को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करें, आप सपोज करें आपने उसका वाईफाई भी ऑन कर दिया, ठीक है, सपोज करें आपने उसको फुल वॉल्यूम पे आप प्ले कर रहे हैं, सपोज करें आप उसके गेम खेल रहे हैं, और सपोज करें इसके बीच में आपने कॉल भी लगा ली, और ये सारे काम आप लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो आपको पता क्या होगा? आपका जो फ़ोन है वो गर्म हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ सपोज करें आपने उसको चार्ज भी करना शुरू कर दिया, तो अगर जब आप ये 5 काम इकट्ठे करेंगे देन यू विल सी कि जो आपका फ़ोन है वो हीट अप हो जाएगा। कई केसेस में तो फ़ोन 10-15 मिनट के अंदर अंदर हीट अप हो जाता है। अब गर्म होने का रीज़न क्या है? गर्म होने का रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उतना फ़ोन को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उतना ज़्यादा करंट फ्लो चाहिए, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो चाहिए उतनी ज़्यादा हीट पैदा होती है, और उतना ही फ़ोन जो है वो ज़्यादा गर्म होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे पता लगता है कि किसी भी रजिस्टर में करंट के फ्लो से हीट पैदा होती है। पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल आपने हीटिंग रोड्स देखी होंगी। हीटिंग रोड्स कुछ इस शेप की, इस टाइप की रोड्स होती हैं, और इनको डिप करके पानी को गर्म किया जाता है फॉर बेदिंग, फॉर नहाने वगैरह के लिए। तो इनका फंडा क्या होता है? ये बहुत कॉमन है, सभी स्टूडेंट्स ने देखी होती है। तो सपोज करो एक बकेट में हमने पानी डाला, उसके अंदर हमने एक हीटिंग रोड को इंसर्ट कर दिया, ऊपर से वायर के थ्रू यहाँ करंट फ्लो करता है। तो जैसे ही इस हीटिंग रोड के रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है, एक फैक्ट आपको याद रखना है कि हीटिंग रोड का जो रेजिस्टर है वो जनरली किसी एलॉय का बना होता है, जनरली किसी एलॉय का बना होता है, आपको ये बात याद रखनी है। तो हीटिंग रोड का जो रेजिस्टर है जैसे उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट पैदा होगी, और उसी हीट की वजह से ये पानी गर्म होता है। ठीक है, लेट अस कम टू द थर्ड एप्लीकेशन। सो आफ्टर हीटिंग रोड्स द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज इलेक्ट्रिकल टोस्टर। आपने देखे होंगे कुछ टोस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बिजली के ऊपर चलते हैं और वो फूड को कुक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनका फंडा भी सिमिलर है, वो जनरली किसी एलॉय के बने होते हैं। एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस हाई होती है, और हाई रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट पास होता है तो उसके थ्रू हीट ज़्यादा पास होती है। ये हम आगे समझेंगे इसका रीज़न। तो हीट ज़्यादा पास होने की वजह से ये हमारे फूड में वो हीट पास करके उसको कुक करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक,
इसकी चौथी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा हो कि हर घर में फ्यूज लगा होता है, और जब घर का फ्यूज फूक जाता है या कहते हैं फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है, तो फ्यूज उड़ने पे घर की लाइट चली जाती है। तो फ्यूज होता क्या है? फ्यूज जो होता है ना, वो किसी भी घर में इलेक्ट्रिसिटी आने से जस्ट पहले वाली सप्लाई से जस्ट पहले लगा होता है फ्यूज, ठीक है। तो ये जो फ्यूज होता है ये एक बहुत डेलिकेट मटेरियल होता है। एक तो इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये जल्दी पिघल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करके वाटर बन जाती है। सिमिलरली फ्यूज का जो मटेरियल होता है वो एक एलोय से बना होता है, जिसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये जल्दी पिघल सकता है। तो इसका फंडा क्या है? अगर किसी घर में बहुत सारे डिवाइसेस इकट्ठे चलाए जाएं, तो बहुत सारे डिवाइसेस इकट्ठे चलाए जाने की वजह से इलेक्ट्रिकल पावर केबल्स पे लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने से करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ने से फ्यूज में जो हीट पैदा होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब फ्यूज में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है तो फ्यूज की जो वायर है वो मेल्ट कर जाती है। अब खुद सोचो, सपोज करो एक सर्किट पूरा हो रहा है और उस सर्किट में एक बार मेल्ट कर गई, तो उसमें करंट कैसे फ्लो होगा? नहीं होगा ना। तो फ्यूज की वायर के मेल्ट करने की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो फ्यूज की एप्लीकेशन क्या हुई? फ्यूज की एप्लीकेशन सिंपली इतनी है कि अगर किसी घर में करंट की सप्लाई एकदम से बढ़ जाए तो फ्यूज मेल्ट होकर उस सप्लाई को कंट्रोल कर देता है, ठीक है। एक लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल बल्ब। देखो एक्चुअली बल्ब्स जो है ना वो 3 तरह के होते हैं। जो सबसे पहले बल्ब डिस्कवर हुए थे और जो रिसेंटली 10-20 साल पहले यूज किए जाते थे, उनको बोलते थे टंगस्टन बल्ब। टंगस्टन बल्ब, उनकी जो रोशनी होती थी ना वो येलो होती थी, पीली लाइट होती थी। इनके बाद आए CFL बल्ब, जो कुछ इस टाइप के होते थे, या तो इस टाइप के होते थे या फिर इस टाइप के होते थे। बट आजकल जो बल्ब चल रहे हैं वो है LED बल्ब्स। वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इस वक्त LED बल्ब या CFL बल्ब की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इनका वर्किंग प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग इस वक्त टंगस्टन बल्ब की बात कर रहे हैं। टंगस्टन एक मेटल है, आपने सुना होगा, जिसका की केमिकल फॉर्मूला W है। तो जो टंगस्टन बल्ब है, इसका इसके अंदर एक टंगस्टन की बहुत पतली वायर लगी होती थी, जिसको हम कहते थे टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ये जो पतली सी वायर है ये टंगस्टन की वायर है। ये पतली क्यों है, इसका रीजन समझो। अगर वायर का एरिया कम हो तो उसको पतली बोलते हैं, और एरिया कम होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है ना ρL/A, वो ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो उस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम देखेंगे बहुत जल्द कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब टंगस्टन की वायर में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, बहुत ज़्यादा पावर निकले, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उसके साथ क्या होता है, टंगस्टन की जो वायर है ये बेसिकली ग्लो करने लगती है।
वायर के ग्लो करने की वजह से इसमें लाइट पैदा होती है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट पैदा होने की वजह से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने टंगस्टन के बल्ब्स कभी देखे ना हो या फिर आपको याद ना हो, तो आप क्या करें, अभी इसी वक्त वीडियो पोस्ट करें और यूट्यूब पे टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स लिखें, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स। उसमें आप इन बल्ब्स की शेप साइज वगैरह देखें, शायद आपको याद आ जाए कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये इनका वर्किंग है। तो बेसिकली ये जो हमने 4-5 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, इन सबसे हमें एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी रेजिस्टर के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस अ रेजिस्टर। सपोज करें कि हमारे पास एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर की वैल्यू आर है, ये वोल्टेज बैटरी की भी है, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि रेजिस्टर के अक्रॉस पास करने वाले करंट की वैल्यू हमें पता है कि V बाय आर है ना। तो लेट अस कैलकुलेट द चार्ज ट्रांसफर। अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन T लें, इन अ टाइम ड्यूरेशन T, अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, करंट इनटू टाइम होना चाहिए ना। एक टी टाइम में चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू आनी चाहिए करंट टी टू टाइम, दैट इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो अगर इतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक पहुंचा, जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो अगर आपसे मैं पूछूं बैटरी ने इसके ऊपर वर्क कितना किया, वर्क डन बाय द बैटरी ऑन द चार्ज Q इज इक्वल टू Q डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू V इज इक्वल टू VI। तो बैटरी ने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक ट्रांसफर करने में इतना वर्क किया, और यही वर्क बेसिकली इसके थ्रू पास होने वाली हीट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं हीट डिसिपेटेड इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू VIT। तो जब रेजिस्टर के थ्रू हीट इतनी पास हुई, तो अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टर के थ्रू पावर कितनी पास हुई, तो पावर इज डिफाइंड एज हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। शायद आपने ये फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा हो, +1 में भी पढ़ा हो, और ये फॉर्मूला हमेशा सही है। पावर की दो डेफिनेशन हैं। पहली डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और दूसरी डेफिनेशन है हीट सप्लाइड पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट पे हम लोग बहुत जल्द आएंगे। तो पावर की वैल्यू बन जाएगी हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू VIT अपॉन T। तो पावर की वैल्यू आ जाएगी VI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता लग गया कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर की वैल्यू है V इंटू आई। तो अब यूनिट पे आते हैं। देखो वोल्टेज की यूनिट है जाउल पर कूलम्ब, ठीक है। करंट की यूनिट है कूलम्ब पर सेकंड या फिर एम्पियर। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट आ जाती है जाउल पर कूलम्ब इंटू कूलम्ब पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड। इनफैक्ट 1 जाउल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट। तो यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वाट इज इक्वल टू 1 जाउल पर सेकंड, ठीक है। रिमेंबर दिस। इनफैक्ट हम कह सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू 1 जाउल पर सेकंड, और इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सो 1 वाट की डेफिनेशन क्या बन जाती है, पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन a potential difference of 1 volt supplies a current of 1 ampere across a device।
वो डिवाइस रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो या कुछ भी हो, तो अगर उस डिवाइस को 1 एम्पियर का करंट सप्लाई किया जाता है किसी बैटरी द्वारा, तो उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट कही जाएगी। ठीक, क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो देयर आर अ फ्यू अदर ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज ऑफ पावर। सो अदर फॉर्मूले ऑफ पावर, लेट अस डिस्कस दैट। तो हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू वी आई, बट अगर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस V लगी है तो V को मैं आई आर भी लिख सकता हूं, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आई स्क्वायर आर। अब यहीं पे I को मैं V अपॉन आर भी लिख सकता हूं, V अपॉन आर, तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर भी बन जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले सही हैं। तो पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, पहला है वी आई, दूसरा है आई स्क्वायर आर और तीसरा है वी स्क्वायर बाय आर। all of them are equally correct and all of them they give us a unit of watt। अब आते हैं पावर की डायमेंशंस पे। तो पावर की डायमेंशन है एनर्जी की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन हम सभी जानते हैं, मास लेंथ थ्रू टाइम -2 अपॉन टाइम 1, तो ये बन जाएगा मास 1 लेंथ टू टाइम -3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द पावर। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का टॉपिक फिलहाल ख़त्म होता है। इसके साथ 2-4 और छोटे पॉइंट्स हैं, वो हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ लॉज। क्योंकि कुछ लेक्चर्स पहले मैंने किरचॉफ लॉ ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैं किरचॉफ लॉ को डेप्थ में डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं जस्ट इसकी थ्योरी इन शॉर्ट रिवाइज कराऊंगा। एक्चुअली हमने किरचॉफ लॉज कैपेसिटर्स में डिस्कस किए थे, बट एक्चुअली ये जो है ये 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हालांकि अगर हमें कैपेसिटर को अच्छे से समझना है तो हमें किरचॉफ लॉज को ऑलरेडी 2nd चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो किरचॉफ लॉज में सबसे पहला रूल था जंक्शन रूल, और जंक्शन रूल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वायर्स की किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट आता है वो 0 होता है, माने जितना करंट आता है उतना ही चला जाता है। अगर मैं इस जंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आने वाला करंट है I1 + I2 और जाने वाला करंट है I1 + I2 + I3। तो मैं कहूँगा एंटरिंग करंट इज इक्वल टू I1 + I2 इज इक्वल टू एग्जिटिंग करंट इज इक्वल टू I2 + I3 + I4 + I5। तो ये है हमारा जंक्शन रूल। अब सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल है लूप रूल। लूप रूल कहता है कोई भी क्लोज लूप लो, क्लोज लूप उसको बोलते हैं जो जहां से शुरू हो वहीं से आके खत्म हो जाए। वो एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए जिसके बीच में कोई गैप ना हो, एक्सेप्ट फॉर द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इफ रिक्वायर्ड। अगर उस सर्किट में कैपेसिटर की प्लेट्स का गैप है तो उसको गैप नहीं कहते, इसके अलावा वायर में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, तो लूप रूल कहता है कि सर्किट में जितने डिवाइस हैं, बैटरी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, दूसरी बैटरी, अगला कैपेसिटर, जो भी है, इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ऑर्डर में लो। ठीक है, सेम ऑर्डर में लेकर सबका पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट्स हैं A B C D E F। तो कहता है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VB - VA, ये पड़ा है। इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है VC - VA, VB। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है VD - VC, इसका है VE - VD, और इसका है VF - VE, और इसका है VA - VF। तो जब आप जोड़ेंगे सभी पोटेंशियल डिफरेंस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और उनका सम 0 हो जाएगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप 2nd चैप्टर के लेक्चर्स और नोट्स में देख सकते हैं, बहुत इजी प्रूफ है इसका। ठीक है, सो लेट अस कम टू अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अगर 80% न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस की गलती करने से आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो पहली बात तो समझने वाली ये है कि यहाँ पे गलती होती है हमेशा प्लस माइनस की। सपोज करो मेरे सामने एक बैटरी है 10 वोल्ट की, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट लूँ या -10 वोल्ट लूँ? पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके पोटेंशियल्स में 10 वोल्ट का डिफरेंस है, तो अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूं
या ऐसे ही रखूँ, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो या -10 हो, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसको समझने के लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है कि अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, याद रखो, अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लोगे। आप इस बात को लिख लो, अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लोगे, और अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लोगे। समझो इस बात को। ये बैटरी है, ये इसका लोअर पोटेंशियल है L, ये इसका हायर पोटेंशियल है H। और एक बात याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल जाते हैं, सॉरी गलत बोल गया, नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है। ठीक, तो अगर रेजिस्टर में करंट ऐसा जा रहा है तो आपको जजमेंट होनी चाहिए। सपोज करो किसी रेजिस्टर में करंट आई जा रहा है, अब हमें इतना तो पता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आ रहा है। समझो इस बात, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस IR है, बट प्लस IR लेना है या माइनस IR लेना है। सपोज करो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मैं करंट की डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं। करंट किस दिशा में जाता है? लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो जब मैं लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लूंगा, माने -IR लूंगा। अगर मैं बैटरी के लोअर से हायर की ओर जा रहा हूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस भी लूंगा। अगर ये बैटरी हो, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो अगर मैं बैटरी के लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस भी लूंगा। सपोज करो ये मेरा सर्किट होता है, ये मेरा रेजिस्टर है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे करंट आई है और ये रेजिस्टर आ रहा है। तो हमें इतना तो पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस IR है, बट प्लस है या माइनस है। सपोज करो मैं इस दिशा में जाता हूँ, तो लोअर टू हायर जा रहा हूँ तो प्लस लूंगा, तो प्लस IR आएगा, बिकॉज मैं लोअर से हायर हो गया। हाँ, अगर मैं हायर से लोअर जाता तो -IR लिखता। तो समझो इस बात को। अगर सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो हमें पता है कैपेसिटर की प्लेट्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पे प्लस क्यू दूसरी पे माइनस क्यू। ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटर है, दोनों का एरिया A है, दोनों प्लेट्स पे चार्जेस हैं Q एंड -Q। तो पहली बात, जिस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव है उसका हायर पोटेंशियल है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसका लोअर पोटेंशियल है। सपोज करो मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो मैं लोअर पोटेंशियल की ओर गया, तो अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लूंगा। अब हमें यह तो पता है कि कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू CV, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q/C आया, बट आपको पोटेंशियल डिफरेंस -Q/C लेना है। क्यों? क्योंकि आप लोअर की ओर जा रहे हैं। अब सपोज करो यहां पे -Q चार्ज होता, यहां पे +Q चार्ज होता, तो क्या करते? चार्ज उल्टा होता और हम इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस वक्त हम नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहे हैं, हम लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस को +Q/C लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हमने कुछ बेसिक समझे। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स जंक्शन रूल तो इजी है, समस्या आती है किरचॉफ्स लूप रूल में। अगर हमें रूल्स आते हो तो किरचॉफ्स लूप रूल हम लोग कभी गलत नहीं लगाएंगे, बट अगर हमें कुछ रूल्स ही नहीं पता, उसको लगाने का तरीका नहीं पता, तो इसको कभी अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो समझो, पहली बात, इस सर्किट में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली किरचॉफ्स लूप रूल के केस में बनाया गया है। दूसरी बात, ये जो सर्किट है ये अपने आप में क्लोज्ड सर्किट है, और किरचॉफ्स लूप रूल क्लोज्ड सर्किट में ही लगता है। तो अगला पॉइंट, जब हमें किरचॉफ्स लूप रूल लगाना है तो हमें किसी एक पॉइंट से शुरू करना है। वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, आप यहां से शुरू करो, B से शुरू करो, C से, D से, कहीं से भी शुरू करो, डजंट मैटर। सपोज करो मैं A से शुरू कर लेता हूं,
तो मैं ए से बी तक जाऊंगा, बी से सी तक जाऊंगा, सी से डी तक जाऊंगा, डी से ए तक जाऊंगा, फिर वापिस ए तक आ जाऊंगा, और इस रास्ते में जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस आए उन सबको लिखूंगा और सबका सम 0 कर दूंगा। तो सपोज करो मैं ए से बी तक देखता हूँ, तो मैं बैटरी के अलोंग लोअर टू हायर पोटेंशियल गया, और लोअर टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी प्लस भी आया, क्योंकि मैं हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा हूँ। बी से सी बीच में कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर द वायर। अब इसको समझो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। बी से सी तक सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर है, और एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, और इसलिए बी से सी तक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब सी से डी आते हैं। सी से डी तक करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। देखो सपोज करो ये हमारा जो करंट है ये यहां से मूव करेगा, तो यहां से भी इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो सी से डी तक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया IR, है ना। और क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा -IR। हेंस प्लस भी आ चुका था, इसके बाद आ जाएगा -IR। हम डी तक पहुंच गए। डी से बाद ई तक आ जाएगा -Q/C। -Q/C इसलिए क्योंकि हमने नेगेटिव प्लेट की ओर वाली डायरेक्शन चुनी है। अब ई से ए तक कुछ नहीं है, सिंपली वायर है, तो हमने जहां से शुरू किया था हम लोग अल्टीमेटली वहीं पे पहुंच गए, और इन सबका सम हमने 0 कर दिया। तो इस सर्किट के केस में हमने ये इक्वेशन बनाई। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर सर्किट। सपोज करें आपके पास ये क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्जेस हैं Q और -Q। यहाँ पे एक रेजिस्टर है, करंट आई है। तो लेट अस ट्राई इट। हम ए से बी जाएंगे, बी से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से वापिस ए तक आएंगे। ए से बी तक इक्वेशन बनी +Q/C, बी से यहाँ तक कुछ नहीं, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, देयरफॉर -IR। तो +Q/C -IR = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, ठीक। सो यहाँ पे हमने किरचॉफ सर्किट लॉ ऐसे लगाया। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द थर्ड लूप, और ये लास्ट एग्जांपल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं। तो पहली बात तो ये किसी भी वायर में हर जगह पे करंट सेम होता है। क्यों सेम होता है? सपोज करो आपने एक पाइप ली, ठीक है, और इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो भले ही छोटा हो बड़ा हो कैसा मर्जी, आपने इस पाइप में 10 लीटर पानी डाल दिया, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ से कितना पानी गिरेगा? अगर आपने इस पाइप में 10 लीटर पानी डाला है तो यहाँ से भी 10 लीटर पानी गिरेगा ना। और अगर आपसे मैं पूछूं इस क्रॉस सेक्शन में से कितना पानी पास किया, 9 लीटर या 11 लीटर? ऑब्वियसली 10 लीटर पास करेगा। बेसिकली किसी पाइप में जितना पानी एक जगह पे डाला जाता है वो वहां पे ठहरता नहीं है, वो यहाँ से आगे, यहाँ से और आगे, यहाँ से और आगे, अल्टीमेटली यहाँ से निकल जाएगा। और हर क्रॉस सेक्शन में उतना ही पानी निकलेगा जितना एक एंड से एंटर करता है और दूसरे एंड से निकलता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ना, वाटर एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सेम एवरीवेयर। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो हर जगह सेम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर इस रजिस्टर में करंट आई है तो जो चार्ज यहां से यहां तक निकला वही यहां तक निकलेगा और वही आगे हर जगह पे पहुंचेगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस सर्किट में हर जगह पे करंट सेम है, आई। तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाऊं, मैं ए से शुरू करूंगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, से ई से वापिस ये तक आ जाऊंगा। तो ए से बी तक बनता है +V, बी से सी कुछ नहीं है, सी से डी बनता है। अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जाना मतलब लोअर पोटेंशियल की ओर जाना, लोअर पोटेंशियल की ओर जाना माने -IR। तो +V -IR1 -IR2 -IR3 = 0। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो ये अपने सर्किट की इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी लूप हो तो आप उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब हम लोग आएंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर पे, विच इज अवर नेक्स्ट आर्टिकल। आपको याद है पिछले चैप्टर में हमने डिस्कशन की थी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें द फर्स्ट वन वाज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड द अदर वाज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे। यहाँ पे हमने करना क्या होता है, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 दिए गए हैं, ये तीनों सीरीज में हैं।
इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है जो कि वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो कि ये तीनों इंडिविजुअली प्रोड्यूस करेंगे। अब इफेक्ट से मेरा क्या मतलब है? इफेक्ट से मेरा ये मतलब है अगर इस बैटरी के थ्रू तीनों को सीरीज में जोड़ के जो करंट आता है वो आई है, तो अगर उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को भी जोड़ा जाए तब भी सेम करंट आए, सेम एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो, सेम एनर्जी डिसिपेटेड हो, सब कुछ डिट्टो सेम हो। तो समझो, सपोज करो इस सर्किट में करंट आई बना, तो अपनी इक्वेशन क्या थी? जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस की है। हमारी इक्वेशन आ जाएगी यहां से यहां तक प्लस वी, यहां से यहां तक कुछ नहीं, यहां से यहां माइनस आई आर वन, माइनस आई आर टू, माइनस आई आर थ्री, यहां से हम वापस वहीं पे आके जहां पे चले थे, तो इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो देखो किरचॉफ्स सर्किटल लॉ केसीएल लगा के, किरचॉफ सर्किटल लॉ को केसीएल बोलते हैं। हमारी इक्वेशन बन जाएगी प्लस वी माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं वी बाई आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखो यहां तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो v बाई आई बेसिकली आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आया ना। तो अभी अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस किया है? अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जिसके थ्रू उतना ही करंट पास करे, वो रेजिस्टेंस जिसके थ्रू उतना ही करंट पास करे जितना इन तीनों के कॉम्बिनेशन में करे। तो हम कह सकते हैं v बाई आई तो इतना बन गया, और यही वैल्यू बेसिकली हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू v बाई आई होती है। तो R इफेक्टिव इज इक्वल टू v बाई आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि आपने ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी पढ़ा है, बट डिफरेंस इतना है कि उस वक्त ये फॉर्मूला रटवाया जाता है और इस वक्त हमने इस फॉर्मूले को टेक्निकली अच्छे से डिराइव किया है। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, एड अप हो जाती है। तो सपोज करो अगर आपके पास रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम 30 ओम सीरीज में हो, तो उनका इफेक्टिव कॉम्बिनेशन 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 60 ओम बन जाएगा। ठीक, तो रेजिस्टर्स इन सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सपोज करें किसी बैटरी V के साथ हमारे पास तीन रेजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड है। तो बैटरी जितना भी करंट देगी उसका कुछ हिस्सा इसमें से पास करके जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें से पास करके जाएगा, और कुछ हिस्सा इसमें से पास करके जाएगा। हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें से करंट I1 पास करता है, इसमें से करंट I2 पास करता है, इसमें से करंट I3 पास करता है। तो टोटल करंट तो बैटरी I1 प्लस I2 प्लस I3 दे रही है, और उतना ही करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को वापस मिल जाता है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितना करंट देता है उसका नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट वापस ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 बार किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, A B C D E F G H। अब किरचॉफ सर्किटल लॉ कहता है कि बस एक लूप होना चाहिए, लूप चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों में लगेगा। एक बार A B C D, दूसरी बार A B E F, तीसरी बार A B G H, तीनों में लगाते हैं। सपोज करो मैं A B C D A में किरचॉफ सर्किटल लॉ लगाऊं तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? यहां से यहां तक प्लस V, यहां से यहां तक कुछ नहीं, यहां से यहां तक माइनस I1 R1 इक्वल टू जीरो। ए बी ई एफ ए में क्या बना? ए बी ई एफ ए में यहां से यहां तक प्लस V, यहां से यहां तक कुछ नहीं, यहां से यहां तक माइनस I2 R2, यहां से यहां तक कुछ नहीं इक्वल टू जीरो। सिमिलरली थर्ड लूप में इक्वेशन बन जाएगी प्लस V माइनस I3 R3 इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं कितनी आई? V बाय R1। अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं कितनी आई? V बाय R3। अगर मैं I3 V बाय R2, I3 की वैल्यू निकालूं तो वही V बाय R3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटरी ने नेट करंट कितना दिया, तो वो तो तीनों का सम आएगा ना। बैटरी द्वारा सप्लाई किया गया टोटल करंट तीनों करंट्स का सम है। तो टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो
तो इसको सोल्व करके मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि अगर मैं v को इधर ले जाऊँ, देन I बाई v इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब याद करो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या था। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द सप्लाई वोल्टेज अपॉन द टोटल करंट I। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेसिकली इसका रेसिप्रोकल करके आएगी। तो अगर हम रेसिप्रोकल करें तो इक्वेशन बनती है v बाई आई इज इक्वल टू आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझने वाले हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगी इट इज एक्चुअली लेस देन ऑल 3 ऑफ देम। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो तीनों से कम हो जाती है, और पैरेलल में जो करंट है टोटल वो बेसिकली तीनों से बढ़ जाता है, क्योंकि तीनों का सम है और रेजिस्टेंस तीनों के रेसिप्रोकल्स का सम करके आई है। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक रेजिस्टेंस है 10, दूसरी है 20, तीसरी है 30, तो क्या बना 1/r इज इक्वल, जब आप एलसीएम लेंगे 60, 30 का बन जाएगा 2/60, 20 का बन जाएगा 3/60, 10 का बन जाएगा 6/60 इज इक्वल टू 11/60। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई 60/11। इसको सोल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 5.4545 के आसपास। तो ये जो वैल्यू है ये तीनों से ही कम है। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में ये 2 फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो 1 मिनट के लिए आप लोग क्या करेंगे, अभी के लिए पॉज लेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे और नोट्स में इन पेजेस को इस पेज के एंड तक प्रॉपरली रीड करेंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद अब एक बार नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर वर्थ डिस्कसिंग। यहाँ पे आप समझिए। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जब सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज में थे, तो याद करिए हमने डिस्कस करा था कि सीरीज में सभी रेजिस्टेंसेस में करंट सेम है। इसकी एग्जांपल हमने दी थी पाइप वाली, कि पाइप में जितना पानी एक साइड से एंटर होता है उतना ही पानी दूसरी साइड से निकलता है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि सीरीज में जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पैरेलल में हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है और वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमारी इस केस में इक्वेशन बनी थी V इज इक्वल टू I1R1। ठीक है, यहां पे इक्वेशन बनी है V इज इक्वल टू I2R2, यहां पे इक्वेशन बनी है V इज इक्वल टू I3R3। तो R1 रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? I1R1 ना, तो R1 की वोल्टेज आ गई V, इसकी वोल्टेज है I2R2, वो कितनी आ गई? V। इसकी वोल्टेज है I3R3, वो कितनी आ गई? V। तो बेसिकली पैरेलल में तीनों रेजिस्टर्स की वोल्टेज आपस में भी इक्वल है और वो सप्लाई वोल्टेज की भी इक्वल है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है और ये डिफरेंस है दोनों में। सीरीज में जहां करंट सेम होता है सारे रेजिस्टर्स में, वहां पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ये सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब एक डिफरेंस पे आते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करें हमने 2 सर्किट्स बना लिए। सपोज करें ये हमारे 2 सर्किट हैं, ये सीरीज में, ये पैरेलल में। यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 सीरीज में लगाई और यहाँ पे R1, R2, R3 पैरेलल में लगाई। ठीक, तो सीरीज में हम देख सकते हैं तीनों का करंट सेम, जबकि पैरेलल में तीनों की वोल्टेज V है। ठीक है, तो तीनों का वोल्टेज सेम, तीनों का करंट सेम। दूसरी बात, अगर मैं सीरीज में इकलौती वोल्टेजेस पूछूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई? IR1। इसकी वोल्टेज कितनी आई? IR2। इसकी वोल्टेज कितनी आई? IR3। जबकि तीनों की वोल्टेज पैरेलल में सेम थी। और अगर मैं तीनों वोल्टेज का सम कर दूं तो वो आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई को कॉमन लेकर, ध्यान से देखो, आई को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरी जो वोल्टेजेस का सम आ रहा है उसकी वैल्यू हो रही है